एक लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 22-23 साल के आसपास थी। पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर चुकी थी। परिवार की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थी। परिवार में कोई बचा ही नहीं था, सिर्फ अकेली थी, क्योंकि अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। और इसके जो माँ बाप थे इस दुनिया में थे नहीं। उनके साथ एक ऐसी घटना हो गई जिसमें दोनों एक साथ चल बसे थे। दोस्तों, समय का चक्र बीतता जाता है और पैसों की तंगी उसके ऊपर पूरी तरीके से सवार हो जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। कैरियर पूरा ख़त्म हो चुका था। नौकरी करती तो 10-12 हज़ार की नौकरी। दोस्तों, एक दिन वो नौकरी की तलाश में भटक रही होती है, एक कंपनी में जाती है और जाने के बाद वहाँ पर काम करने लगती है। काम करते करते एक लड़के से दोस्ती हो जाती है और दोस्ती में इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि दोनों साथ उठना बैठना खाना पीना ये सब चलने लगता है। उसका जो दोस्त नया नया बना था वो उससे कहता है कि कंपनी में काम करने से बेहतर है चलो हम लोग कुछ नया काम करते हैं। वो कहती कि चलो ठीक है। दोस्तों, नया काम करने के चक्कर में ये लोग एक ऐसा काम शुरू कर देते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आइए जानते हैं पूरी कहानी में होता क्या है। उससे पहले जो नए दर्शक हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम अवश्य लूँगा। देर न करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी। आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आऊँ, घटना मुंबई के घाटकोपर की है। दरअसल एक परिवार था जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले का रहने वाला था। नाम था हरकेश। हरकेश की पत्नी जिनका नाम था नीलम। हरकेश की उम्र लगभग 50 साल के आसपास थी और हरकेश की एक बेटी थी जिसका नाम कामनी था। उम्र लगभग 23 साल के आसपास थी। दोस्तों, जब कामनी लगभग 16-17 साल के आसपास थी तो हरकेश और जो उनकी पत्नी नीलम थे ये लोग मुंबई से नासिक दर्शन करने, जो शिरडी होता है स्थान, वहाँ पर जाते हैं और जाने के लिए घर से निकल लेते हैं। दोस्तों, समय का ऐसा चक्र देखिए, लोग जाते हैं दर्शन करते हैं, दर्शन भी खूब अच्छे से हो जाता है। और जो नीलम की बेटी कामनी थी उस वक्त अपने गांव मऊ आई थी। इनके गांव में जो हरकेश का एक भाई था छोटा, वो जो है गर्मी की छुट्टियों में कामनी को बुला लिया था। तो कामनी खुशी खुशी उस वक्त तक अपने गांव बिताने चली आई थी। हरकेश पति पत्नी मुंबई में थे और ये शिरडी दर्शन करके वापस आ रहे होते। दोस्तों, वापस आते समय जो मुंबई और नासिक का हाईवे है, इसी हाईवे पर एक भीषण एक्सीडेंट होता है और इतना भयानक एक्सीडेंट होता है कि इनकी कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है और इन दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। दोस्तों, जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल के माध्यम से टीवी पर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आती है, मऊ जिले तक पहुंचती है, कामनी देखती है और हरकेश का छोटा भाई देखता है, पूरे घर में मातम फैल जाता है, चित्कारें फैल जाती है। हर कोई परेशान हो जाता है कि अरे क्या हो गया। हर कोई यही सोचता था कि अगर शायद कामनी होती तो आज कामनी भी इस दुनिया में न होती। जो बचा था उसको लेकर के लोग एक उम्मीद और एक आस लेकर के बैठे थे। आनन फानन वहाँ के लोग मुंबई के लिए निकलते हैं और पहुँच जाते हैं। जो एक्सीडेंट जो है, जो हादसा हुआ था वहाँ पर, वहाँ की जो पुलिस होती है इनकी बॉडी को जो है कस्टडी में लेकर के पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। पोस्टमार्टम के बाद तो इन लोगों को सुपुर्द किया जाता है। ये लोग अंतिम संस्कार करते हैं। कामनी भी पहुँच जाती है, अपने माँ बाप के अंतिम दर्शन कर लेती है। दोस्तों, ये थी परिवार की पूरी कहानी। अब परिवार में जो हरकेश थे एक अच्छी कंपनी में काम करते थे, अच्छा खासा सैलरी पैकेज था, अच्छे थे, संपन्न थे। लेकिन दोस्तों, जो घटना हुई कहीं ना कहीं आकस्मिक थी, जिसके चलते ना तो अपने बेटी से कुछ कह पाए, ना बता पाए कि उसके पास कितने पैसे हैं, किसको उधारी दिया है, क्या दिया है, कुछ पता ही नहीं चल पाया। दरअसल जो हरकेश थे इनकी बहुत सारी दोस्ती थी और स्वभाव के बहुत अच्छे थे। कोई कभी भी इनके सामने अपनी ज़रूरतें रखा हो तो इन्होंने कभी मना नहीं किया। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। अक्सर कहा गया कि जो अच्छे लोग होते हैं सदा जो है भगवान उनको अपने पास जल्दी बुला लेते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ हरकेश के पास साथ। दोस्तों, समय बीतता जाता है। एक अपना निजी मकान था जो कि मुंबई के घाटकोपर में उनका था, जहाँ पर वो रहते थे। अब उसकी जो बेटी थी उस वक्त 16-17 साल के आसपास थी। अब समय बीतता जाता है। उनका अंतिम संस्कार होने के बाद जो कामनी थी वो मऊ आ जाती है। लगभग 2 साल तक यहाँ पर रहती है। बीच बीच में मुंबई जाती और जो घर था वहाँ ताला लगा हुआ था, कोई रहने वाला था नहीं। समय बीतता जाता है। जैसे जैसे वो बड़ी होती है एक दिन अपने चाचा से कहती है कि पापा के नाम पर मकान है, कब तक वहाँ से खाली पड़ा रहेगा। इससे अच्छा है कि मैं मुंबई जा कर के रहती हूँ, वहीं जॉब करूँगी और जो है घर की देख रेख भी करूँगी। लगभग 2 साल से बंद पड़ा है।
अब उसके जो चाचा थे वो मना करने लगते हैं कि अकेले रहना वहाँ ठीक नहीं है, वो शहर है, गांव तो है नहीं, बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो कहती है कि मैं शहर में पली बड़ी हूँ, मुझे शहर के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है, मैं वहीं रहूँगी, मुझे थोड़ा आगे कुछ करना भी है, कब तक मैं जो है ऐसे रहूँगी। दोस्तों किसी तरीके से अपने चाचा को समझा ले जाती है, उसके जो चाचा और परिवार वाले होते हैं वो मान जाते हैं। वहाँ से वो ट्रेन में बैठती है और पहुँच जाती है मुंबई अपने आवास पर। वहाँ पहुँचते तो घर की जो कंडीशन होती है, काफ़ी दिन से बंद पड़ा होने के कारण धूल मिट्टी से गंध मार रहा होता है। दोस्तों 2 आदमी को पकड़ कर मार्केट से लाती है, साफ़ सफाई करवाती है, पूरे घर की धुलाई वगैरह करवाती है, पूरा घर फिर से नीट एंड क्लीन हो जाता है। लेकिन दोस्तों उस घर में रहने के बाद कहीं न कहीं उसके माँ बाप की जो यादें थी उसे अंदर से झकझोर रही होती। वो इतने बड़े घर में जिसमें 3 लोग रहते थे, आज उसी घर में सिर्फ वो अकेली थी। वो घर उसे सून सून लग रहा होता। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके जीवन की सारी खुशियाँ जो थी वो ख़त्म हो चुकी होती थी। रात में जब अकेली होती तो वो उसे अजीब सी जैसे डर महसूस होता था। उसको यही लगता था कि घर छोड़ कर के चली जाऊँ। किसी तरीके से 15 दिन तक तो दोस्तों उस कमरे में रहती है। उसके बाद वो सोचती है कि क्यों ना यहाँ पर कोई एक किराएदार रख लिया जाए, अकेले रहना ठीक नहीं है। अगले दिन सुबह जाती है, एक बोर्ड प्रिंट करवाती है टू लेट का और अपने गेट के सामने चिपका देती है, जिसमें कि लिखवाती है केवल फैमिली वालों के लिए। दोस्तों समय बीतता जाता है और लगभग 15 दिन के आसपास एक फैमिली वाले आते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं। वो रेंट पर उस घर को देखते हैं और देखने के बाद ऊपर का जो फ्लोर होता है उसे पसंद आ जाता है। उनके 2 छोटी छोटी बच्चियाँ थी और उनकी पत्नी की भी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी। दोस्तों ये सब देखने के बाद उसे लगा कि कहीं न कहीं 4 सदस्य हैं इस परिवार में, जो घर है खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों उसको रेंट पर रख लेती है। समय बीतता जाता है, लगभग 1 महीना हो जाता है। 1 महीने बाद जब उससे किराया मांगती है, जो किराएदार होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा करिए कि अभी किराया मेरे पास है नहीं, जो मैंने एडवांस दिया था उसमें से एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा मेरी कंपनी में दिक्कत चल रही है और मेरी सैलरी जैसे आती है मैं आपको पेमेंट फिर से एडवांस कर दूंगा। जो कामनी थी उसकी बातों में आ जाती है। उसे लगा कि परिवार वाले हैं, इतनी जल्दी मेरे साथ धोखा तो करेंगे नहीं, क्योंकि जो कामनी थी पूरा जो उसका स्वभाव था अपने पिता के जी के जैसा था। दोस्तों वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं। उसको ये था लगने लगा था कि चलो कम से कम कोई सहारा का तो है। अब दोस्तों किसी तरीके से कामनी को ये लगने लगा था कि सिर्फ जो घर के किराए आ रहे हैं इससे खर्च चलने वाले हैं नहीं, कोई काम किया जाए। दोस्तों काम की तलाश में भटकने लगती है, बहुत सारी कंपनियों में जाती है, बहुत सारी जगह जाती है, ऑफिस में जाती है, उससे कहीं काम उसके मुताबिक मिल नहीं रहा होता है। बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन जो उसकी डिमांड थी ज़्यादा पैसों की थी। अब दोस्तों वो एक कंपनी में एक दिन इंटरव्यू देने जाती है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। लगभग 17,000 रुपये के आसपास उसकी सैलरी होती है। वो बड़ी खुश होती है, चलो कम से कम इसमें मेरे खर्च चल जाएंगे, साथ ही साथ जो कमरे के किराए हैं कुछ बच जाएंगे। दोस्तों वो काम करने लगती है। काम करते हुए लगभग 1 महीने के आसपास बीत गया होता है। इसी कंपनी में एक और लड़का काम करता था, इससे इसकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कुछ इस कदर होती है कि दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, काम साथ करते और बातें करते, दोनों के नंबर एक दूसरे के पास आ जाते हैं और जब फ्री टाइम होता है तो दोनों बात करने लगते हैं। ये सिलसिला यूँ ही चलने लगता है। वो लड़का जिसका नाम सौरभ था, सौरभ और कामनी दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे, सच्चे दोस्त बन चुके थे। हर मुसीबत में एक दूसरे के साथ खड़े रहने लगते हैं। कहीं न कहीं कामनी को लगने लगा था कि जो हमसफ़र या जीवन साथी ऐसा ही होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन जो प्रपोज़ल था वो अभी तक हुआ नहीं था, सिर्फ बातें दोस्ती तक थी। दोस्तों जो सौरभ कामनी से कहता है कि यार 15-17 हज़ार रुपये में कुछ होता नहीं है, चलो कोई काम शुरू किया जाए और क्यों ना जो है और पैसा कमाया जाए। तो कहती है कि क्या काम करोगे, मेरे पास तो कोई बिजनेस का आइडिया भी नहीं है, ना ही मेरे पास कोई पूंजी है। तो कहता है कि ऐसा कुछ काम करते हैं जिसमें पूंजी लगेगी नहीं और अच्छा खासा पैसा आएगा। तो कहती है कि क्या काम करना है। तो कहती है कि यार एक 2-4 लड़कियों का समूह इकट्ठा करो और जो है कुछ काम किया जाए उनसे 2 नंबर का। ये सुनकर के वो कहते हैं कि 2 नंबर का कैसा काम। तो कहता है कि तुम्हारा ऊपर का फ्लोर खाली है ना। तो कहते हैं कि नहीं मैं तो किराएदार रखी हूँ। तो कहते हैं कि तुम एक काम करो, जो ऊपर का फ्लोर है वो खाली करवा दो, उसी में हम लोग कुछ दूसरा काम करते हैं। ये सुनकर के जो कामनी थी बोली कि अगर कुछ दिक्कत परेशानी हो गई तो वैसे भी मैं परेशानी में चल रही हूँ और जो मेरा घर है वो भी चला जाएगा, साथ ही साथ मान सम्मान जो गांव में है वो भी चला जाएगा। हमारे चाचा खुद मना किए थे कि वहाँ मत जाओ, रोक रहे थे हमको आने से, मैं ज़बरदस्ती आ गई, कोई दिक्कत परेशानी हो जाएगी तो बड़ी समस्या हो जाएगी। वो कहते हैं नहीं तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। अब दोस्तों उसके झांसे में आ जाती है। उसको लगा था कि ये जो है हमसे प्रेम करता है और मेरा दोस्त है, मुझे गलत सलाह नहीं देगा।
वो शाम को अपने ऑफिस से घर जाती है। घर जाने के बाद जो किराएदार होते हैं उनसे कहती है कि देखिए, मैं आपको 15 दिन का समय दे रही हूँ और आप कोई दूसरा घर ढूंढ लीजिए, और मुझे जो है ये कमरा अपना पूरा घर किराए पर नहीं देना है, ये खाली रखूँगी। वो बेचारे कहते हैं कि ठीक है। जो किराया होता है इनका बचा खुचा वो सब देते हैं और बेचारे कमरा ढूंढने लगते हैं। ढूंढने के बाद वो अपनी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, पूरा घर खाली हो जाता है। अब दोस्तों समस्या ये थी कि लड़कियां इतनी आई कहाँ से। तो जो सौरभ था वो कहता कि एक काम करो, जो अपने साथ काम करने वाली लड़कियां हैं इन्हीं में से सबको पटाओ और सबको बोलो कि पैसा कमाना हो तो साथ में काम करिए। अब दोस्तों ये लोग एक ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप लगभग 7-8 लोगों को हो जाता है, जिसमें 3-4 लड़कियां होती हैं और 3-4 लड़के होते हैं। ग्रुप के सरदार सौरभ और कामनी हो जाते हैं। वो लड़कियां भी पैसे के लालच में आ जाती हैं। उनको लगता है कि यार इतना पैसा मिलेगा, नौकरी से ठीक है 1-2 घंटा काम करेंगे उसके बाद पैसा आता रहेगा। अब दोस्तों जो लड़कियां काम करती थी दिन में वहाँ जॉब करती और 1-2 घंटा जाती थी कामनी के घर पर, वहाँ पर ये लोग गंदा काम करने लगते हैं और उसकी वीडियो बनाते हैं और उसको सोशल मीडिया पर डालते हैं। समय बीतता जाता है, लगभग 1 साल तक तो खूब पैसा आता है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे इनकी वीडियो वायरल होती जाती है लोग पहचानना शुरू कर देते हैं कि कौन लड़की है कौन लड़का है। एक दिन रात का समय था, लगभग 11:30-12 बजे के आसपास का समय रहा होगा। उस वक्त इनके यहाँ सारा कार्यक्रम चल रहा होता है। लगभग 4 लड़कियाँ 4 लड़के थे। उसके बाद कैमरामैन पूरा सेटअप बना करके रखा था जैसे मानो शूटिंग चल रही हो। अचानक से 5-6 गाड़ियाँ भर करके आती हैं और इसके घर के नीचे खड़ी हो जाती हैं। उसमें से धड़ाधड़ लोग निकलना शुरू हो जाते हैं। जितने लोग निकलते हैं सब सिविल ड्रेस में होते हैं। उसमें से कुछ महिलाएं भी होती हैं जो वो भी सिविल ड्रेस में होती हैं। इन लोगों को पता ही नहीं था कि नीचे घर में क्या चल रहा है। दरवाज़ा बंद था। दरवाजे की जैसे बेल बजती है, नीचे कामनी आकर के दरवाज़ा खोलती है तो सन्न रह जाती है। लगभग 20-25 लोग लेडीज और जेंट्स मिला करके सब सिविल ड्रेस में। दरवाज़ा खोलने के बाद उसके हाथ पाँव काँपने लगते हैं। पुलिस जो महिला होती है उसको पकड़ती है और दरदरा करके घुस जाती है उसके घर में, छानबीन करने लगती है और जो गेट होता है उसको बंद करके लॉक लगा लेती है, कोई भागने ना पाए। अब दोस्तों ये लोग ऊपर जाते हैं। जब ऊपर जाते हैं तो जो नज़ारा देखते हैं दंग रह जाते हैं। ऊपर गंदा खेल चल रहा होता है। लगभग 7-8 लोगों का ग्रुप था। सारे लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद इनको घाटकोपर थाने लेकर के आती है। उसमें बहुत सारे ऐसे घर की लड़कियां थीं जो कि अच्छे परिवार से भी बिलोंग करती थी। वो लोग सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में ऐसा काम करती थी। कुछ गरीब परिवार की थी जिसके माँ बाप ये जानते थे कि मेरी बेटी कंपनी में काम करने गई है। दोस्तों जैसे जैसे लड़कियों का सबका पूरा बायोडाटा निकाला जाता है, उनके जो गार्जियन होते हैं सबको थाने में बुलाया जाता है। पुलिस उनके माँ बाप दोनों को बुलाती है और बुलाने के बाद लड़की को जो है छोड़ा जाता है। लेकिन कहीं न कहीं जो अंजलि थी और सौरभ थे इनके ऊपर FIR दर्ज हो जाता है, मुकदमा हो जाता है और इन साथ ही साथ इनका जो घर होता है ये सील कर दिया जाता है। अब जो कामनी थी इसके ऊपर एक ऐसी मुसीबत आन पड़ी थी कि वो करे तो क्या करे। सौरभ दोस्तों वो मुकदमा होने के बाद इसको जेल भेज दिया जाता है। कामनी सरकारी गवाह बन जाती है जिसके वजह से जो है इसे मुरव्वत मिल जाती है और ये छूट जाती है। लेकिन जो सौरभ था वो जेल चला जाता है। अभी जो कामनी थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी होती है। वो ये सोच रही थी कि उसका घर कैसे छूटे। ये सारी बात अपने चाचा वगैरह को नहीं बताई थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हो गया। कुछ पैसे उसने कमाए जरूर थे क्योंकि 1.5 साल के आसपास काम किया था, कैश उसके पास था। अब दोस्तों कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने लगती है सिर्फ अपने घर को जो सील था उसको छुड़ाने के लिए। अब दोस्तों एक वकील के पास जाती है जो कि अभी नवयुवक था, लगभग 30 साल के आसपास था। ये इसकी पूरी इंक्वायरी जांच लेता है, पूरे कागज़ पत्तर लेता है, पूरी डिटेल इससे पूछता है। उसके बाद दोस्तों वो अपील करता है इसके घर को खुलवाने के लिए और इस केस में इसका साथ देता है। धीरे धीरे करके ये उस वकील के संपर्क में आ जाती है जिसका नाम आदित्य होता है। आदित्य भी अच्छे घर का था, संपन्न घर का था और अच्छा खासा उसका नाम था उस कोर्ट में। दोस्तों लगभग 6 महीने के आसपास का समय चलता है। हर रोज़ कोर्ट आना, हर रोज़ कोर्ट जाना, इसके चक्कर काटते काटते चप्पल घिस गई थी। वो पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी। कहीं न कहीं अपने किस्मत को कोस रही थी कि मेरे पिताजी ने क्या कमाया था और बर्बाद करके सब चले गए, कहाँ क्या रखा कुछ बता भी नहीं पाए और ये सौरभ के संग आकर के मैंने तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसे बहुत पश्चाताप हो रहा होता है, लेकिन अब पछताने से क्या होता है। अब तो पूरी दुनिया कहीं न कहीं उजड़ चुकी होती है। शालिनी अपने घर को बचाने के लिए पूरा प्रयास करती है। उसके पास जो जमा पूंजी होती है खूब धड़ल्ले से खर्च कर रही होती है। आदित्य वैसा व्यक्ति नहीं था, जो ज़रूरत होता था वैसा ही पैसा लेता था। लेकिन दोस्तों जब कोई किसी मर्म मुकदमे में फंस जाता है तो उसको आभास होता है कि कितना पैसा और कहाँ कहाँ लगता है।
किसी भी दहलीज पर जाओगे तो सिवाय पैसे का आपका काम होने वाला नहीं। आप सोचो कि बिना पैसे का काम करा लें, इतना आसान नहीं है दोस्तों। लगभग 1 साल का और समय बीत जाता है, यानी 1.5 साल का वक्त बीत जाता है। इस 1.5 साल में इन दोनों की मुलाकात इतनी करीब से हो जाती है कि कहीं न कहीं दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब ये जो केस हो चुका था, ये क्लाइंट और वकील का नहीं, अब दोनों प्रेमी और प्रेमिका बन चुके थे। अक्सर दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते। कहीं न कहीं जो आदित्य था, पूरी ताकत, पूरी पावर और उसकी जो जान पहचान थी, सब कुछ लगा दिया था कि इसका घर जो है, जो सील हुआ है, वो छूट जाए। दोस्तों बड़ा समय लग जाता है, बड़ी मेहनत लगती है, लगभग 6 महीने का और समय बीत जाता है। और जो आदित्य था, इसका जो घर सील हुआ था, सरकार उसके घर को रिलीज़ कर देती है। घर पाने के बाद कामनी बड़ी खुश होती है, अपने घर में जाती है, साफ़ सफाई करती है और घर को जो है फिर से मेंटेन करती है। लेकिन कहीं न कहीं दोस्तों अब घर में जाने के बाद वो 100 बार सोचती है कि ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगी और ना ही किसी ऐसे पचड़े में फंसूँगी जिससे कि जो है मेरे साथ ऐसी कोई दिक्कत परेशानी हो। दोस्तों घर की साफ़ सफाई कराने के बाद शाम का समय था। वो आदित्य को फ़ोन करती है और कहती है कि आदित्य, ये घर तुम्हारे बिना बिल्कुल सूना सूना लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि इस घर में तुम आओ और इस घर की जो है जो रौनक है वो बढ़ जाए। आदित्य कहता है कि ठीक है, आज तुम हमारा इंतज़ार करो, आज मैं तुम्हारे घर पर ही रहूँगा। दोस्तों अपने घर को खूब अच्छे से साफ़ सफाई करती है, खाना पीना खुद अपने हाथों से बनाती है। और आदित्य लगभग 10 बजे के आसपास कोर्ट से आता है, गाड़ी को खड़ी करता है और दोस्तों उस रात ये दोनों लोग अपने घर पर होते हैं। ढेर सारी प्यार भरी बातें करते हैं। खाना पीना खाने के बाद दोनों लेटे रहते हैं। तो कामनी कहती है कि आदित्य, मैं चाहती हूँ कि अभी जो रिश्ता है इसको कोई नाम दे दिया जाए। कब तक इस गुमनाम रिश्ते से हम लोग जिएंगे। तो आदित्य कहता है कि मैं तो कब से सोच रहा हूँ, तुमने कभी चर्चा ही नहीं किया, तुम तो सिर्फ अपने घर के लिए परेशान थी। तो कहती है कि देखो, ये मेरे पिताजी की आखिरी पहचान है, बड़ी मेहनत से और खून पसीने की कमाई से इन्होंने बनवाया था और यही एक उनकी निशानी मेरे पास बची थी। न ही उनका पैसा, न ही कुछ प्रॉपर्टी, कुछ मुझे मिला ही नहीं, यही एक प्रॉपर्टी उनके पास थी। गांव में पिताजी ने कुछ लिया नहीं था, इस वजह से गांव जाना ठीक नहीं है, इसीलिए मैं ज़्यादा परेशान थी। तो कहता ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी प्रॉपर्टी मिल गई और रही बात मेरी, तो आज से भी मैं तुम्हारा हूँ। दोस्तों उसी दिन दोनों का प्रपोजल जो होता है वो हो जाता है। दोनों एक दूसरे का जो शादी का प्रस्ताव होता है वो स्वीकार कर लेते हैं। समय बीतता जाता है। लगभग 2 महीने बाद आदित्य और जो कामनी थे धूमधाम से दोस्तों एक मैरिज हॉल में शादी करते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग शहर के आते हैं, क्योंकि जो आदित्य था उसके जो क्लाइंट थे बहुत बड़े बड़े लोग थे, बहुत बिजनेसमैन थे और अच्छे अच्छे लोग थे, जिस वजह से सारे आते हैं। कहीं न कहीं जो कामनी थी वो भी बहुत सुंदर थी, आदित्य भी बड़ा स्मार्ट था। उसके बाद दोस्तों शादी की जो बधाइयाँ शुभकामनाओं का सिलसिला होता है ये चलने लगता है और यहीं से जो कामनी की ज़िंदगी होती है अब वो आदित्य की ज़िंदगी बन जाती है। दोनों पति पत्नी बन करके कामनी अपने घर में, जो उसके पिता का घर होता है, वहीं पर जाते हैं और दोनों एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इसीलिए कहते हैं ज़िंदगी में मुसीबतें बहुत आती है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मेरे पास या किसी के पास कोई रास्ता नहीं दिखता कि अब क्या करूं। लेकिन कहते हैं कि हिम्मत रखोगी तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। बस ये है कि हिम्मत रखिए, अपने रास्ते से कभी डगमगाइए नहीं। तो कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, सिर्फ आपको जो है जागरूक करना, सावधान करना, सतर्क करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे के लालच में आकर के गलत काम कर बैठते हैं और उसका जो अंजाम होता है दोस्तों बहुत बुरा होता है। उन्हें तब पछतावा होता है जब वो किसी चंगुल में फंस चुके होते हैं या किसी केस में फंस जाते हैं। बस इसीलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करिएगा। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। लेकिन जाने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था, 2 मिनट उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूँगा। डॉक्टर ओम प्रकाश बिजनौर उत्तर प्रदेश से, नीलेश हैदराबाद से, लखन निर्मलकार छत्तीसगढ़ से, सुरेश कुमार कुमार नरेंद्र देव जहानाबाद बिहार से, चेतराम मौर्य चनन राम गुड़गांव से, सतीश पीएन तिवारी जी बलिया उत्तर प्रदेश से, रामानुज पांडे धनबाद झारखंड से, दिलीप राजपूत खंडवा गोकुल गांव से, आशीष कुमार। आप सभी ने वीडियो पर इतना प्रेम और स्नेह दिया, ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रहें। कल मिलूंगे एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।